हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का डे 5 का। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 4 डे का एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड किया है जेआईबी के लिए। ये अनवरत प्रयास है दोस्तों, मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज़। चलिए आज हम लोग सबसे पहले पीपीपी के यूनिट 5 के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु आर द टारगेट कस्टमर फॉर अ करंट अकाउंट? इंडिविजुअल ओनली, इंस्टीट्यूशन ओनली, बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, नन ऑफ द अबव। दोस्तों करंट अकाउंट के लिए टारगेट कस्टमर कौन है? दोनों हैं, इंडिविजुअल भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मीटिंग डे टू डे नीड्स, बिजनेस नीड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग डे टू डे बिजनेस नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरेस्ट पे किया जाता है जो भी डिपॉजिट करंट अकाउंट में हेल्ड होता है? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। ऑब्वियसली बात है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कस्टमर जो है करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल रजिस्टर्ड सोसाइटी, ऑप्शन बी है केवल इंडिविजुअल या कंपनी, ऑप्शन सी है केवल गवर्नमेंट बॉडी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं इनमें से कोई भी, रजिस्टर्ड हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो या कोई भी हो, ऑल ऑफ दीज कैन ओपन अ करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है करंट अकाउंट ओपन करने का बोरोवर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम? तो करेक्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। करंट अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? माइनर विद द कंसेंट ऑफ देयर नेचुरल गार्डियन, पारदर्शनी ओपन ओवन, इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन। बताइए दोस्तों करंट अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हु कैन ओपन अ करंट अकाउंट। माइनर ओपन कर सकता है लेकिन उसके नेचुरल गार्जियन के कंसेंट के साथ। इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन और पारदर्शनी वोमेन कैन नॉट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक माइनर के अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है? माइनर खुद ऑपरेट कर सकता है, नेचुरल गार्जियन ऑपरेट कर सकते हैं, लीगल एंटिटी ऑपरेट कर सकते हैं या ऑथराइज सिग्नेचरी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है माइनर के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है दोस्तों नेचुरल गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा करंट अकाउंट में एनी टाइम में? तो दोस्तों ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है करंट अकाउंट में? तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कितना ट्रांजेक्शन किया जा सकता है करंट अकाउंट में? तो ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। कौन लीगल एंटिटी के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है? ऑप्शन ए है अकाउंट होल्डर इन पर्सनल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है नेचुरल गार्जियन, ऑप्शन सी है ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑप्शन डी है लीगल एंटिटी इटसेल्फ। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑथराइज सिग्नेटरी। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग 157 पेज में इसके एमसीक्यूज़ हैं, मोर देन सफिशिएंट एमसीक्यूज़ है दोस्तों। लगभग आपको इस चैप्टर में 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है जो कि मैंने कवर किए हैं, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है जिसको मोर देन सफिशिएंट है। तो यदि आप इस तरह की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। So friends, now let's revise our IA and IFS unit number 5 MCQs which is based on infrastructure including social infrastructure। तो आइए डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है ये 4 पिलर पे बिल्ट है, इनमें से कौन सा एक है? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अडेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है वो 4 पिलर पे बेस्ड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 5 बेसिक फीचर्स हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के? ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, रिसोर्सेज और हेल्थ। और एफ है इन अनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स, अनस्किल्ड लेबर। तो ऑप्शन है ए बी सी डी एफ, ये जी है दोस्तों, अनस्किल्ड लेबर हमारा जी है, बी सी डी एन जी, सी डी ई एफ एन जी, ए बी सी डी एन ई। तो बताइए कौन सा बेसिक एरिया है हेल्थ का? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ए बी सी डी एन ई। दैट मीन्स स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, उसके बाद दोस्तों आपका रिसोर्सेज, रिसर्च और अनस्किल्ड लेबर। दोस्तों बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। पहला है ऑप्शन द प्राइमरी गोल इज़ टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज नॉट वॉलंटरीली। तीसरा ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर, ए एंड बी, बी एन सी, ANC, ABNC। कौन सा सही है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का? दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ANC। पहला ऑप्शन है कि प्राइमरी गोल ये है कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए और हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाए,
और ये इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सो ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के बारे में। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है इसने 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नया एनईपी है ये 5 पिलर पे बिल्ट है, मोरालिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 फ्रेमवर्क, इसके अंदर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन और 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल है। कौन सा स्टेटमेंट सही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ऑप्शन है दोस्तों ए एन बी, बी एन सी, ए एन सी, ए बी एन सी। दोस्तों इसका सही जवाब है ए एन सी। दैट मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है और जो ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस कर दिया गया दोस्तों 5+3+3+4 फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ESG हैज़ गेन अ फुटहोल्ड अमॉन्ग स्टेक होल्डर एंड इज कंसिडर्ड अ मॉडर्न डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ESG का क्या फुल फॉर्म है? इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल सर्वे एंड गैप, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इकोलॉजिकल सर्वे एंड गारंटी। दोस्तों ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? हेल्थ केयर, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज़ नॉट अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी रोड हो, एयरपोर्ट हो और पोर्ट्स हो, दीज आर द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? पार्क, रोडवेज, पब्लिक पूल्स, लाइब्रेरीज। तो कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों? करेक्ट आंसर है रोडवेज। रोडवेज इज नॉट अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज रिमेंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट रोडवेज इज नॉट अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पिलर नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का? ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, बी इक्विटी, सी क्वांटिटी, डी अकाउंटेबिलिटी। तो कौन सा पिलर नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का? करेक्ट आंसर दोस्तों क्वांटिटी। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी ये 3 पिलर है, लेकिन क्वांटिटी कोई पिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर और फंडामेंटल गोल क्या होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का इंडिया में? बेटर एजुकेशन, हायर लिटरेसी, क्वालिटी फूड, पॉपुलेशन मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका पॉपुलेशन मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसी प्रकार से देख सकते हैं तरह तरह के MCQ जितने पॉसिबल है सारे बनाए गए आपके लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आगामी एग्जाम के लिए और मैक्सिमम चांस है कि सवाल इतने ही से पूछे जाएंगे। डिटेल जानकारी चाहते हैं आप इस प्लान के लिए तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट 5 के MCQ पोर्शन को डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड है कस्टमर रिक्वायरमेंट पे। सो लेट्स डिस्कस कस्टमर रिक्वायरमेंट MCQs। सो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है कि कस्टमर सेगमेंट जिसका इनकम लेवल 10 लाख से 50 लाख के बीच में है उसे क्या कहते हैं? मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, HNW या मास मार्केट? तो दोस्तों उसे कहा जाता है मास एफ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नीड जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, अर्जेंट नीड। ऑप्शन ए है 1 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3। यानी दोस्तों फिजियोलॉजिकल नीड और फिर उसके बाद सेफ्टी नीड और सोशल नीड, ये 3 नीड है दोस्तों जो कि मैस्लो हायरार्की नीड्स के अंदर फॉल करता है। अर्जेंट नीड ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है सर्विस क्वालिटी का वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस। ऑप्शन ए 1 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC बैंक ने डिसाइड किया कि एक नया डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसे कोर सेविंग अकाउंट कहा, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो ये किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट फॉल करेगा? सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एस्टीम नीड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कस्टमर सेगमेंट जिसका इनकम लेवल 10 से 50 लाख के बीच में है उसे क्या बोलते हैं? मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, HNW। तो दोस्तों जिसका 10 से 50 लाख के बीच में इनकम लेवल है वैसा कस्टमर सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मास एफ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी के अनुसार नीड को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, स्टीम, तीसरा चौथा सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल द अबव। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि इनकम लेवल 50 लाख से 400 लाख के बीच में हो तो उसे किस कैटेगरी में माना जाएगा? मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट या नन? दोस्तों इसका सही जवाब है यदि 50 से 400 लाख के बीच में हो तो उसे माना जाता है दोस्तों सुपर एफ्लुएंट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर अबाउट द सर्विस क्वालिटी ऑफ बैंक, यानी इनमें से कौन सा एक्सपेक्टेशन सही नहीं है सर्विस क्वालिटी के रिगार्डिंग?
ऑप्शन ए कर रहा है दोस्तों कि टेंजिबिलिटी, बी है रिलायबिलिटी, सी है रेडीनेस और चौथा है दोस्तों एम्पैथी। करेक्ट आंसर है दोस्तों रेडीनेस। रेडीनेस को ऐसा कोई सर्विस एक्सपेक्टेशन नहीं है कस्टमर क्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एम्पैथी एज अ सर्विस क्वालिटी ऑफ बैंक मेन। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एंटरिंग इनटू द शूज ऑफ अदर एंड हेल्पिंग देम, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी सर्विसेज इन द बैंक एंड हेल्पिंग ऑल, अंडरस्टैंडिंग द सर्विस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, नन। तो दोस्तों एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप सर्विस एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इफ़ यू नीड, देखिए कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, जैसे ये देखिए सामने केस स्टडीज़ है आपके सामने, तो केस स्टडी पूछा जाता है। इफ़ यू नीड सब्सक्राइब पीडीएफ प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। चलिए दोस्तों हम लोग अपने एएफएम के यूनिट 5 को डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। सो लेट्स डिस्कस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन डिटेल। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द ट्रायल बैलेंस, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? ट्रायल बैलेंस का कौन सा फीचर है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन फ्रॉम द लेजर। दूसरा ऑप्शन है इट डज नॉट इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंस। तीसरा ऑप्शन है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश कर सके ट्रांजेक्शन का। और डी ऑप्शन है कि इसको प्रिपेयर किया जाता है ईयर के एंड में। बताइए क्या सही जवाब है, कौन सा सही है फीचर ट्रायल बैलेंस का? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर दोस्तों कैश और बैंक बैलेंस नहीं होता है। दोस्तों ये कह रहा है कि इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस भी होता है। राइट, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी गलत है। इसको प्रिपेयर किया जाता है किसी भी समय पे, लेकिन यूजुअली इसको प्रिपेयर किया जाता है ईयर एंडिंग में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर कौन सा नहीं है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल दोस्तों एक अलग से एरर का सेट होता है और ये कोई क्लेरिकल एरर का पार्ट नहीं होता है। लेकिन जो बाकी तीन है प्रिंसिपल को छोड़ के, ओमिशन, कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर, ऑल ऑफ दीज आर क्लेरिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए ने परचेज किया एक्स से, उसे रिकॉर्ड किया गया है परचेज बुक में, लेकिन अभी जो है अभी तक वो एक्स के अकाउंट में नहीं पोस्ट किया गया है। ये कैसा एरर है? ओमिशन का एरर है, कमीशन का एरर है, प्रिंसिपल का एरर है, कॉम्पेंसेटिंग एरर है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक एक एरर को समझाया अच्छे तरीके से, ये होता क्या है, एरर होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप एरर को। तो ये आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर जो कि यहाँ पे शो किया जा रहा है। आपको वीडियो लेक्चर, PDF, MCQ सब कुछ मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परचेज किया एक्स से, लेकिन उसे रिकॉर्ड किया परचेज बुक में, लेकिन अकाउंट टैक्स में पोस्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों जब भी कोई एंट्री कंप्लीटली या पार्शियली ओमिट होता है उसे एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा एरर ऑफ कमीशन है? पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर दोस्तों ये जो जितने भी हैं ये सभी एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे द फर्म हैज़ पेड सैलरी ऑफ ₹5000, 5000 का सैलरी फर्म ने पे किया किसी स्टाफ मेंबर को, लेकिन उसका पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर लिया गया। तो इसका जनरल एंट्री कैसे होगा अकाउंट के रेक्टिफिकेशन के लिए? सैलरी अकाउंट को डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए, स्टाफ मेंबर अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, सैलरी अकाउंट को डेबिट कीजिए और क्रेडिट कीजिए स्टाफ मेंबर अकाउंट को, सैलरी अकाउंट को डेबिट कीजिए और कैश अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। बताइए कैसे आप इसका एंट्री कर सकेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर? तो चूंकि पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट जिसके डेबिट किया गया है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और सैलरी अकाउंट जिसको नहीं डेबिट किया उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि कोई एरर है जो कि डिटेक्ट किया गया ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? पहला है एंट्री को कट करके, दूसरा है कि जनरल एंट्रीज को डेबिट करके रेलेवेंट अकाउंट को, तीसरा है दोस्तों एक सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से, हम लोग टेम्प्रोरी अकाउंट होता है दोस्तों, और किसी भी तरीके से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 300। जब भी कोई एरर डिटेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद, इसे आप रिमूव कर सकते हैं टेम्प्रोरली, इसे आप नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल क्रेडिट साइड जो ट्रायल बैलेंस है वो 1 लाख है, और देखा गया दोस्तों कि जो बायर का अकाउंट है डेटर का उसे 10,000 लिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ 1,000 की जगह 10,000 लिख दिया गया था। तो एक्चुअल बैलेंस क्या है क्रेडिट साइड का? तो दोस्तों कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि डेटर के पास डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जिस कारण से ये अफेक्ट करेगा डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड का कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिट साइड विल रिमेन अनचेंज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्म हैज़ बीन एबल टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम द डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ। यानी फर्म जो है वो रिकवर कर लिया डेटर के अमाउंट, डेटर के अकाउंट से इसको रिटर्न ऑफ किया गया, तो अमाउंट जो है क्रेडिट हो गया था पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर। तो एरर को कैसे रिमूव करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट टू कैश अकाउंट, बाय डेबिटिंग द डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी कर रहा है दोस्तों कि बाय डेबिटिंग द डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द प्रोविजन अकाउंट।
दोस्तों जैसे चूंकि अमाउंट क्रेडिट हो गया था पर्सनल अकाउंट में, तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह देख सकते हैं कि लॉट मेनी MCQs आर देयर फॉर यू टू प्रैक्टिस। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ MCQs काइंडली व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डेली मैं आपको क्विज पोस्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो क्विज यदि आपको अटेंड करना है, फ्रीली क्विज अवेलेबल है हमारे चैनल पे। डेली मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, लगभग 40 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं दोस्तों 2 टाइम, और उसका आप हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।